Hi everyone, I'm Vinny Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था क्लास 12th केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर और 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जो हम IUPAC रूल के हिसाब से करते हैं. तो वो पूरा वीडियो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी. नाउ दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दैट चैप्टर और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है. अभी ये जो टॉपिक है उसके अंदर से आपको थियोरी बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन MCQ के अंदर या फिर 1 मार्क के 2 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे. समझने वाली जो भी चीज़ें हैं ये थियोरी में से वो मैंने येलो कलर के हाईलाइट्स यहाँ पे हाईलाइट करके रखी है, लेकिन जो MCQ आपको पूछेंगे वो किन लाइन में से पूछेंगे, क्या MCQ का आंसर हो सकता है, वो मैं ये जो पिंक कलर के हाईलाइट को यूज़ करके आपको हाईलाइट करके बताऊँगी ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ से आपको MCQ प्रिपेयर करने हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोमर और आइसोमेरिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, हम किस चीज़ को आइसोमर बोलते हैं. तो आइसोमर आर 2 और मोर कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम. यानी कि 2 से ज़्यादा कंपाउंड होंगे जिसके सेम केमिकल फार्मूला होंगे. फॉर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ले लो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 या ज़्यादा मोलिक्यूल आप ले लो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कौन कौन से एटम होते हैं, हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होता है. ठीक है. तो सभी हाइड्रोजन, आपने जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, मान लो 2 से ज़्यादा ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है आपने स्पेस के अंदर वो बदल दी. किसी को आपने वर्टिकल रखा, किसी ने आपको हॉरिजॉन्टल रखा, किसी में आपने हाइड्रोजन को आगे दिखाया, क्लोरीन को पीछे दिखाया, किसी मोलिक्यूल में आपने क्लोरीन को आगे दिखा दिया, हाइड्रोजन को पीछे दिखा दिया. ठीक है. सभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर केमिकल फॉर्मूला यानी कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट आपने की 3D वे में वो आपने डिफरेंट कर दी. तो ये जो डिफरेंट मोलिक्यूल हमने लिए, जो पैर ली हमने, उसे हम बोलेंगे आइसोमर्स. ठीक है. आइसोमर के अंदर क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी कि सेम एटम्स होते हैं, लेकिन स्पेस में उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है. सिंपल. अभी ये जो पूरा फिनोमिना है उसे हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म. ठीक है. चलिए, आइसोमर जो होते हैं उनके 2 प्रिंसिपल टाइप्स होते हैं. एक तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसे हम सब डिवाइड करेंगे. स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उसे हम सब डिवाइडेड करेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में. ठीक है. और यहाँ पे जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. एक तो आएगा आपका लिंकेज, दूसरा आएगा आयोनाइजेशन, तीसरा आएगा कोऑर्डिनेशन और चौथा आएगा सॉल्वेट. ठीक है. तो इन सभी को हम डिटेल में देखना शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम किसे बोलेंगे. ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म किसके अंदर लाई करता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में लाई करेगा. तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम किसे बोलेंगे, in heteroleptic complex due to different possible geometric arrangement of the ligand. ठीक है. और ये जो geometric isomerism हम देखेंगे वो किन कंपाउंड के अंदर देखेंगे, तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4 और 6, 4 एंड 6 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था कि कुछ ऐसे सेंट्रल मेटल एटम हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, सेकेंडरी वैलेंसी उसकी फिक्स है 4, और कुछ ऐसे मेटल्स है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है जो फिक्स है. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 4 और 6 है उनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें देखने को मिलता है, विच इज़ योर MCQ बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. कैसे देखने को मिलेगा कि जो आपके लिगेंड जुड़े हुए होते हैं उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट के वजह से हमें ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है वो देखने को मिलेगा. यहाँ पे आप देखिए कि सिस और ट्रांस जो है वो दो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्म हैं. मान लो कि यहाँ पे प्लेटिनम आपकी जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ 2 NH3 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 एमोनिया ग्रुप लगे हुए हैं और 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं. अब इन दोनों फॉर्मूले के अंदर अलग चीज़ क्या है, तो सिस फॉर्म के अंदर जो दोनों NH3 है वो एक ही साइड लगे, ठीक है, राइट साइड लगे, जबकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर 2 जो NH3 ग्रुप है और दोनों जो क्लोरीन फॉर्म है वो क्रॉस में लगे हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड पे लगे, सेम साइड पे नहीं लगे, तो उसे हम बोलेंगे ट्रांस. तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर दोनों लिगेंड एडजेसेंट एटम पे लगे हुए तो उसे हम सिस आइसोमर बोलेंगे.
एडजेसेंट पोजीशन यानी कि दोनों की पोजीशन जो है वो पास पास में होगी, एक ही फेज में होगी, एक ही साइड में होगी। और अगर अपोजिट टू ईच अदर, NH3 यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, ट्रांस आइसोमर, और इसे हम बोलेंगे सिस आइसोमर। ये समझ में आया। अभी ये जो ट्रांस और सिस जो पोजीशन है इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हम किसे बोलेंगे, हमने ऊपर जो ज्योमेट्री डिस्कस करी थी ना, जो हमने पहला वीडियो लेक्चर बनाया था उसके अंदर हमने टेट्राहेड्रल कंपाउंड को डिस्कस करा था। ये आपकी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे जो 4 आपके लिगेंड होते हैं उसमें से 2 प्लेन में होते हैं और एक जो होता है वो आगे की तरफ होता है, दूसरा लिगेंड पीछे की तरफ होता है। तो टेट्राहेड्रल के अंदर हमें जो है वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगी। ये भी आपका MCQ का क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कितना था, 4 था, 4 था, यानी कि उसके साथ 4 लिगेंड्स बाउंड हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। अभी जो कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, तो इसके साथ 6 जो मोलिक्यूल्स है यानी कि 6 लिगेंड्स है वो जुड़ सकते हैं। अभी ये सिस फॉर्म है, कैसे सिस फॉर्म है, यहाँ पे आप देखो कि 2 क्लोरीन एटम जो है वो एक दूसरे की पास पास की पोजीशन के ऊपर ऑक्यूपाई है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है तो उसके एडजेसेंट एटम यानी कि तुरंत बाद की जो पोजीशन है वहाँ पे क्लोरीन है। जबकि यहाँ पे आप देखो तो ये क्लोरीन जो है उसकी अपोजिट साइड पे दूसरा क्लोरीन लगा हुआ है, ताकि इसे हम बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, ट्रांस आइसोमर। तो ये यहाँ से आपका कंप्लीट होता है ट्रांस एंड सिस। अगर बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे EN है, इथिलीन डायमाइन। ठीक है, यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजन एटम होंगे वो एक मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, ताकि हम इसे बोलेंगे बाइडेंटेड लिगेंड। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड भी जुड़े हुए होते हैं तो भी हम इसे सिस और ट्रांस के अंदर बाइफरगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि जो EN है वो एक दूसरे की एडजेसेंट एटम पे जुड़े हुए, एडजेसेंट पोजिशन पे है। यहाँ पे EN है तो उसके तुरंत बाद की पोजीशन यहाँ पे भी एक EN है, यानी कि इथिलीन डायमाइन। अभी इस फॉर्म के अंदर आप देखोगे कि एक EN यहाँ पे है तो उसकी अपोजिट में दूसरा EN है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर एक दूसरा सिस ट्रांस के फॉर्म जो हमने देखा, उसी तरीके से 2 और फॉर्म हमें देखने को मिलेंगे। वो आपको मिलेंगे फेशियल आइसोमर और मेरिडायनल आइसोमर। उसे हम MER बोलेंगे, मर, और फेशियल को हम बोलेंगे FAC फेस। ठीक है, चले तो इसे हम क्या बोलेंगे कि अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अकर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि जिस मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड आपके जुड़े हुए होंगे। ठीक है, जिसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, तो वो लाई करेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास 2 आइसोमेरिज्म मिलेंगे। अगर 3 डोनर एटम ऑफ द सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, तो उसे हम बोलेंगे फेशियल आइसोमर। यानी कि यहाँ पे देखिए आप NO2 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 जो नाइट्रो लिगेंड है वो सेम फेज में यानी कि एडजेसेंट एटम एडजेसेंट पोजीशन पे ऑक्यूपाई करे। जैसे कि यहाँ पे NO2 है तो उसके तुरंत बाद दूसरा NO2 है, उसके तुरंत बाद तीसरा NO2 है। तो ये जो तीनों NO2 है वो एक दूसरे से लाइन वाइज जुड़े हुए हैं। जहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक NO2 यहाँ पे है तो दूसरा NO2 एक पोजीशन छोड़ने के बाद यहाँ पे है और तीसरा NO2 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो 3 NO2 है वो डिफरेंट है, वो सेम एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं लगे हैं, तो उसे हम बोलेंगे मेरिडायनल आइसोमर। समझ में आया। 3 कोई भी आप ले लो, NH3 की अगर आप बात करो तो यहाँ पे NH3 एडजेसेंट एटम पे जुड़े हुए। ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े हुए, एक के बाद तुरंत जो पोजीशन आएगी वहाँ पे जुड़े हुए। यहाँ पे अगर आप NH3 की बात करो तो यहाँ पे तो तुरंत बाद की पोजीशन है, लेकिन ये NH3 जो है वो एक NO2 के बाद यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसे हम फेशियल नहीं बोल सकते। समझ आए इतनी चीज़। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने देखा सिस ट्रांस, फेशियल एंड मेरिडायनल आइसोमेरिज्म। अभी हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आपकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ही एक दूसरा पार्ट जो हमने देखा वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा,
ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, ठीक है। मिरर इमेज तो हमें समझ में आएगा कि कोई भी एक मोलिक्यूल है, अगर उसको हम मिरर में रिप्रेजेंट करें तो उसका उल्टा मोलिक्यूल हमें दिखेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग सुपर इम्पोज नहीं होते, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। सुपर इम्पोज का क्या मतलब हुआ, अगर मेरा ये हाथ है, ठीक है, और ये अगर उसकी मिरर इमेज है, तो ये मिरर इमेज जो है वो पूरी उसके ऊपर बैठ जानी चाहिए, यानी कि ये जो मेरा थंब है वो इस इमेज के थंब के ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से लूँ तो ये वाला जो थंब है, इस हाथ का थंब, वो इस हाथ के थंब के ऊपर बैठ जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सुपर इम्पोज। लेकिन अगर इस तरीके की मिरर इमेज है, अगर इस मिरर इमेज को मैं इसके ऊपर रखूँ तो ये वाला थंब लेफ्ट साइड चला गया, ये वाला थंब तो राइट साइड है, तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। एक इमेज दूसरी इमेज के ऊपर एज इट इज़ अगर बैठ जाती है तो उसे हम बोलेंगे सुपर इम्पोज। लेकिन अगर एक इमेज दूसरी इमेज के ऊपर एज इट इज़ बैठती नहीं है तो इसे हम बोलेंगे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, ठीक है, नॉट सुपर इम्पोज ऐसा हम बोलेंगे। चलिए, तो उसे हम बोलेंगे, अगर सुपर इम्पोज नहीं है तो इसे हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो कि ये जो है कोबाल्ट के साथ 3 इथिलीन डायमाइन के लिगैंड जुड़े हुए हैं, और उसका अगर आप मिरर इमेज दोगे तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे मिलेगी, इसकी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगी, और ये जो पीछे वाला EN है उसकी रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे मिलेगी। तो ये दोनों मिरर इमेज हो गए। अभी इस मोलिक्यूल को आप डायरेक्टली उठा के यहाँ पे रख दोगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इनैंशियोमर्स होंगे। समझ आए। मोलिक्यूल्स और आयन जो होते हैं वो कायरल होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जो भी मोलिक्यूल और आयन आप स्टडी करोगे वो कायरल मोलिक्यूल होंगे, यानी कि एक जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ डिफरेंट एटम जुड़े हुए होंगे, और उसे हम बोलेंगे कायरल, ठीक है। इनैंशियोमर्स जो होते हैं वो कायरालिटी के साथ बिलोंग करते हैं, तो उसे आप बोलेंगे कायरल। अभी डेक्स्ट्रो एंड लिवो जो होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ पोलरोमीटर। डी रोटेट्स द लाइट टू राइट एंड एल रोटेट्स टू लेफ्ट। अभी इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो किस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगी और डाइडेंटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मिलेगी। डाइडेंटेड लिगेंड जहाँ पे जुड़े हुए होंगे और जो ऑक्टाहेड्रल होंगे, यानी कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी जिसकी 6 होगी, वैसे कंपाउंड के अंदर हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। अभी डेक्स्ट्रो और लिवो के बारे में क्या बोला है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक होती है, ठीक है, तो वो प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट करती है। जब हम पोलरीमीटर का यूज़ करते हैं और पोलरीमीटर के अंदर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो वो प्लेन को किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, तो वो जो रोटेशन की डायरेक्शन है उसके बेसिस पे हम डेक्स्ट्रो और लिवो को डिसाइड करते हैं। डेक्स्ट्रो जो होता है वो क्या होता है कि अगर डी रोटेट्स टू द लाइट राइट, यानी कि डेक्स्ट्रो फॉर्म जो होता है वो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, राइट साइड रोटेट करेगा, ठीक है। और जो लीवो फॉर्म होता है वो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो एल से आप लेफ्ट याद रख पाओगे, ठीक है, एल से लेफ्ट याद रखो, तो डी रोटेट करेगा राइट साइड, सिंपल हो गया। तो ये समझ में आई चीज़ें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है, समझ आया एक। दूसरी चीज़, डेक्स्ट्रो और लिवो फॉर्म हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर राइट साइड डायरेक्ट हो रही है तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म होगा, और जो लिवो फॉर्म होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगी। समझ में आया। चलिए, तो ये भी आपका सेम आपको बोला गया है, इसका मिरर इमेज है ये जो दोनों Cl है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये जो En है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये जो En है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ आया। चलिए, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर आपको डेक्स्ट्रो और लिवो देखना था। अभी आपको यहाँ पे लिंकिंग आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हमें देखना है। ये किस पोर्शन के अंदर लाई करेंगे, तो ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर लाई करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म हम किसे बोलेंगे। चलिए, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म हम किसे बोलेंगे,
arise in a coordination compound containing ambidentate ligand. ambidentate ligand हम किसे बोलेंगे, हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था कि कोई भी लिगैंड के अंदर दो डोनेशन साइट प्रेजेंट होगी, दो एटम ऐसे होंगे जो मेटल के साथ डोनेशन के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही एटम डोनेशन करके ज्वाइन होता है. फॉर एग्जांपल थायोसाइनेट लिगैंड को अगर हम देख लें तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड सल्फर दो ऐसे एटम हैं जो डोनेशन करके मेटल के साथ बाउंड हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे ईधर मेटल के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हो सकता है इस तरीके से, या फिर सल्फर जुड़ा हुआ हो सकता है इस तरीके से. तो एम्बिडेंटेड जो भी कंपाउंड होते हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी लिंकेज आइसोमेरिज्म. समझ आए सबसे पहली बात. तो अभी आप देखिए यहाँ पे जो है आप देखोगे कि ये जो साइंटिस्ट है ना आपके जॉर्गेसन डिस्कवर्ड सच बिहेवियर इन कॉम्प्लेक्स. कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स लिया है जिसके अंदर आपके पास 5 NH3 मोलिक्यूल है, एक NO2 मोलिक्यूल है और 2 Cl2 मोलिक्यूल है, विच इज़ ओब्टेन एज अ रेड फॉर्म. ये वाला जो फॉर्म है ना आपका वो रेड कलर के फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा. अभी रेड फॉर्म के अंदर क्या होता है कि ये जो NO2 लिगांड है आपका, ये वाला NO2 लिगांड वो N और ऑक्सीजन नाइट्रो ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दो ऐसे एटम हैं जो मेटल के साथ बाउंड हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही एटम बाउंड करके ज्वाइनिंग कर सकता है. तो रेड फॉर्म के अंदर क्या होता है कि नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन एटम है वो यूज होता है बाउंड होने में, किसके साथ, मेटल के साथ. ठीक है. और जो उन्होंने दूसरा येलो फॉर्म इसका ढूंढा, इसी कॉम्प्लेक्स का येलो फॉर्म ढूंढा, तो येलो फॉर्म के अंदर क्या हुआ कि मेटल जो है वो नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच थी. ये भी आपका NO2 ही हुआ, ये भी आपका NO2 हुआ. रेड फॉर्म के अंदर नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन यूज हो रहा था मेटल के साथ जॉइनिंग में, और येलो फॉर्म के अंदर नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन यूज हो रहा था मेटल के साथ जॉइनिंग में. समझ आया इतनी बात. तो एक अगर आपके जो भी ग्रुप होगा उसके दो अलग अलग जो भी एटम होंगे वो एक टाइम पे एक एटम यूज हो रहे होंगे मेटल के साथ जॉइनिंग में, तो उसे हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म. अगर आपको ये रेड फॉर्म और येलो फॉर्म दे दिया जाए इस कॉम्प्लेक्स का और बोले कि रेड फॉर्म एंड येलो फॉर्म के अंदर नाइट्रो ग्रुप के एक बार ऑक्सीजन यूज हो रहा है, एक बार नाइट्रोजन यूज हो रहा है, तो इस तरीके की आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे, तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमर. ठीक है, सॉरी. चलिए, समझ आया इतनी बात. अभी हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगैंड बिटवीन केटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन. यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है वो कोबाल्ट आपकी मेटल है, यहाँ पे क्रोमियम मेटल है. ठीक है, ये एक पूरा कंपाउंड है, ये दो अलग कंपाउंड नहीं है, ये पूरा कंपाउंड है. अभी पहले कंपाउंड के ये कंपाउंड आपको देखना है और ये एक कंपाउंड आपको देखना है, ये पूरा और ये वाला पूरा. अभी इन दोनों में आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, डिफरेंट क्या है. आप इस कंपाउंड में देखोगे तो कोबाल्ट जो है वो NH3 लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है और क्रोमियम जो है वो साइनाइड लिगैंड के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है. अभी यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर आप देखोगे तो क्रोमियम जो है वो NH3 के साथ जुड़ा है. यहाँ पे क्रोमियम साइनाइड के साथ था, यहाँ पे क्रोमियम NH3 के साथ जुड़ गया है और कोबाल्ट जो है वो साइनाइड के साथ जुड़ गए. तो यहाँ पे लिगैंड की इंटरचेंज हो रही है. ठीक है, लिगैंड के इंटरचेंज हो रहा है और आपको दूसरा कंपाउंड मिल रहा है. मेटल यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे भी कोबाल्ट है, यहाँ पे भी आपको कोबाल्ट मिलेगा, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे भी आपको क्रोमियम देखने को मिलेगा. लेकिन पहले कंपाउंड के अंदर जो लिगैंड जिस मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा अब वो दूसरी मेटल के साथ जुड़ जाएगा, और दूसरी मेटल जिस लिगैंड के साथ जुड़ी हुई होगी वो पहले मेटल के साथ जुड़ जाएगी. तो लिगैंड का जो इंटरचेंज होता है उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होता है उसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है, इंटरचेंज ऑफ अराइज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ द लिगैंड. लिगैंड के इंटरचेंज से आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे दो, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. समझ आया इतनी चीज़. चलिए, अभी हम देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो आपके काउंटर आयन होंगे ना इन कॉम्प्लेक्स itself a potential ligand and can displace a ligand. यानी कि काउंटर या आयन यानी कि जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि ब्रैकेट के बाहर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड जो आपके आयन्स लगे हुए होते केटायन या फिर एनायन,
वो एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं और वो डिस्प्लेस करते हैं लिगैंड को, यानी कि लिगैंड का प्लेस ले लेते हैं और लिगैंड को कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर रख देते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई और इस डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आपको जो दो एंटिटीज़ मिलेंगी, दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, पोटेंशियल लिगैंड एंड कैन डिस्प्लेस अ लिगैंड विच कैन देन बिकम देयर काउंटर आयन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ पे ये एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो काउंटर आयन है एज एन एनायन। तो अभी ये ब्रोमीन क्या करेगा, SO4 जो है उसको बाहर डाल देगा और ब्रोमीन इटसेल्फ इस लिगैंड की पोजीशन ले लेगा। तो दूसरे के अंदर, दूसरे कंपाउंड के अंदर क्या होगा, ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर आ गया और जो SO4 है वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर निकल गया। तो यहाँ पे जो लिगैंड की एक्सचेंज हुई, यानी कि काउंटर आयन ने लिगैंड का डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसे हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ओके। लास्ट एक आपका आइसोमेरिज्म का पार्ट बचता है, वो है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, सॉल्वेट के अंदर हम यूज़ करेंगे वाटर मोलिक्यूल को। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इन केस वेर वाटर इज इन्वॉल्व एज इन सॉल्वेंट। वाटर अगर इन्वॉल्व हो किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर तो हम उसे बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ये आपका ना सिमिलर होता है आयोनाइजेशन आइसोमर में। आयोनाइजेशन आइसोमर के अंदर क्या होता है कि जो आपके केटायन या फिर एनायन यानी कि काउंटर आयन होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो लिगैंड होते हैं उसे डिस्प्लेस करते हैं और उसका प्लेस ले लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये जो काउंटर आयन है ना, ये Cl, वो एक Cl क्या करेगा, एक H2O के मोलिक्यूल को रिप्लेस करेगा, यानी कि एक Cl अंदर आ जाएगा और यहाँ पे जो 6 H2O है वहाँ से एक H2O जो है वो यहाँ पे Cl के साथ, Cl2 के साथ बाउंड हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा मिलेगा आपको, क्रोमियम H2O6 में से 5 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि एक H2O जो है वो यहाँ से निकल के बाहर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और आपका जो यहाँ पे Cl3 है ना, वहाँ पे एक Cl H2O की प्लेस ले लेगा अंदर, यहाँ की एक Cl अंदर आ जाएगा और यहाँ पे बचेंगे 2 Cl। समझ आया इतनी चीज़। बाहर के जो काउंटर आयन है उसमें से एक काउंटर आयन जो होगा वो आपका एक H2O का प्लेस लेगा और यहाँ से एक H2O निकल के यहाँ पे काउंटर आयन जितने भी बचे हुए होंगे उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से ना दूसरा आइसोमर भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक क्लोरीन को अगर आप अंदर भेज दो तो अंदर Cl2 हो जाएंगे और एक वाटर मोलिक्यूल यहाँ से आप बाहर भेज दो तो यहाँ पे H2O4 हो जाएंगे और यहाँ पे H2O2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वाटर मोलिक्यूल को डिस्प्लेस करने की बात आएगी तो हम इसे बोलेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। समझ आए इतनी चीज़ें। चलिए, तो एक बार इन चारों को सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। लिंकेज आइसोमर हम किसे बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता किस में है, तो एम्बिडेंटेड लिगैंड अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे। जो भी एक आपका लिगैंड होता है उसमें जो दो साइड प्रेजेंट होती है जो डोनेशन करके मेटल के साथ ज्वाइन हो सकती है, तो उसमें हम देखेंगे रेड फॉर्म और येलो फॉर्म, इन दोनों का स्पेसिफिक आपको पूछा गया है। तो अगर NO2 के अंदर नाइट्रोजन बाउंड होता है तो वो येलो फॉर्म में काउंट होगा। अगर ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है बाउंड में तो उसे हम बोलेंगे रेड फॉर्म और उसे हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या होता है कि जो दोनों मेटल होती है उसके साथ जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि एक मेटल के साथ जो NH3 लिगेंड जुड़ा हुआ होता है वो दूसरी मेटल के साथ चला जाता है और जो दूसरी मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वो पहले वाली मेटल के साथ डिस्प्लेस हो जाते हैं। आयोनाइजेशन आइसोमर में हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन जो होते हैं वो अंदर के लिगेंड को डिस्प्लेस करते हैं। और सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वाटर मोलिक्यूल डिस्प्लेस होता है बाय काउंटर आयन। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने देख ली आइसोमेरिज्म के टॉपिक के अंदर। तो यहाँ से आपका क्लियर होता है ये पूरा जो आपका पॉइंट था 5.4 आपके NCERT की बुक में आपको मिल जाएगा। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमने देखा स्टीरियो आइसोमर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 1 मार्क के अंदर या फिर MCQ के अंदर पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब दिस चैनल डू सब्सक्राइब फर्स्ट। एंड आपको कोई भी पोर्शन इसके अंदर नहीं समझ में आया हो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई दैट। ओके, सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।